10th क्लास साइंस। तो देखो इसके अंदर रेस्पिरेशन के बारे में मैंने कुछ बातें तुम लोगों को पहले से ही बता दी है कि दो तरह का रेस्पिरेशन होता है, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। हमारे अंदर कौन सा रेस्पिरेशन होता है? एरोबिक, क्योंकि हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की। तो बिना ऑक्सीजन के कौन सा रेस्पिरेशन होता है? एनएरोबिक। लेकिन बाई चांस हमारे शरीर में भी कौन सा रेस्पिरेशन हो जाता है? एरोबिक भी और एनएरोबिक भी। नॉर्मली कौन सा होता है? एरोबिक। मतलब ह्यूमन बीइंग के अंदर कौन सा होता है? एरोबिक। ठीक है, सारी बातें समझाई थी, लिखवाया कुछ नहीं था, बस हेडिंग डलवाया था, एरोबिक और एनएरोबिक, है ना। अब लिखेंगे तो एक एक करके पढ़ेंगे। तो लिखो कैपिटल ए, और तुम्हें मालूम है एरोबिक रेस्पिरेशन तो मैंने शॉर्ट में लिखा है AR, तुम्हें पूरा लिखना है कैपिटल A, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो लिखो, मुझे बताओ ये कैसा रेस्पिरेशन है? बोर्ड पे देखो, ये कैसा रेस्पिरेशन है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है या ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है? भाई अब तो बात याद हो जानी चाहिए, इतनी बार बता दिया। ये कौन सा रेस्पिरेशन होता है? जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस होने पर होता है हमारी बॉडी में। तो लिखो, it is a type of respiration which occurs, it is a type of respiration which occurs in the presence of oxygen. It is a type of respiration which occurs in the presence of oxygen. It is a type of respiration which occurs, it is a type of respiration which occurs in the presence of oxygen, in the presence of oxygen। लिख लो, फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन बीइंग, जैसे कि हम लोग भाई अपनी बातें नहीं करेंगे क्या? फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन बीइंग। तो मुझे बताओ इस प्रोसेस में क्या होता है? ग्लूकोज से क्या सिर्फ एनर्जी मिलती है? नहीं, याद करो चैप्टर 1 के अंदर ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जो हम कहां पर कर देते हैं? बाहर। ग्लूकोज से कुछ वाटर भी मिल जाता है जो बॉडी को जरूरत पूरी करवाता है। ठीक है, ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है जो बॉडी की जरूरत को पूरी करवाती है। लेकिन रेस्पिरेशन का मेन उद्देश्य क्या होता है? तुम्हारा ये एनर्जी। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन से कुछ संबंधित बातें किसमें लिखनी है तुम्हें? नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट में लिखो। फर्स्ट पॉइंट लिखो, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस फूड, फूड के ब्रैकेट में लिख लेना ग्लूकोज, क्योंकि न्यूट्रिशन से अब फूड फूड नहीं रहा, अब फूड से क्या बन चुका है? ग्लूकोज। लेकिन नॉर्मली तो फूड ही बोलेंगे भाई सामने वाले बंदे को। अब हम साइंस के स्टूडेंट हैं, हम तो पढ़ रहे हैं ग्लूकोज, सामने वाले बंदे को बोलेंगे यार मेरे पेट में ग्लूकोज है, वो कहेगा क्या बात कर रहा है यार, है ना। नॉर्मली तो फूड ही बोलेंगे। तो लिखो, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस फूड, मतलब कि ब्रैकेट में लिख लेना ग्लूकोज। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस फूड इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन। ब्रोकन डाउन का मतलब है टूट जाता है। ग्लूकोज किस में टूट जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड में। ग्लूकोज किस में टूट जाता है? H2O में। ग्लूकोज किस में टूट जाता है? एनर्जी में। टूटने का मतलब है कन्वर्ट हो जाता है। तो लिखो, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस फूड इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन, फूड इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू CO2 and H2O, completely broken down into CO2 and H2O, CO2 and H2O। तो ध्यान रखना, मैंने तुम्हें ये बात 9th क्लास में बताई थी, कोई बात नहीं दोबारा बताऊंगा। बताओ सेल की वो ऑर्गेनेल, सेल की वो ऑर्गेनेल जिसे क्या बोला जाता है? पावर हाउस, यही होती है ना माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों बोला जाता है? मैंने ये बात 9th में भी बताई थी, फिर से बताता हूं। सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया ही ऐसी ऑर्गेनेल होती है जो पूरी बॉडी को क्या दिलवाती है? एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है ना एक सब्सटेंस होता है, चिपचिपा सब्सटेंस होता है, लिक्विड जैसा स्ट्रक्चर होता है,
लिक्विड नहीं होता जैसे पानी होता है ना, ऐसा नहीं होता, बहुत ही गाढ़ा, जैसे कहते हैं ना शहद, ऐसा एक सब्सटेंस होता है माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर जिसका नाम होता है पायरियोवेट। देखो पायरियोवेट बोलो या पायरियोवेट, कुछ भी बोलो, मतलब स्पेलिंग ये रहनी चाहिए। तो ध्यान रखना, रेस्पिरेशन मतलब ग्लूकोज से क्या कन्वर्ट हो जाती है, CO2, ग्लूकोज से क्या कन्वर्ट हो जाता है, वाटर, ग्लूकोज से क्या कन्वर्ट हो जाती है, एनर्जी। और ये पूरा प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के किस चिपचिपे सब्सटेंस के अंदर चलता है, पायरियोवेट में। अब रिएक्शन लिखेंगे, मैंने तुम्हें बताया था चैप्टर 1 में कि बेशक रेस्पिरेशन चैप्टर 1 में आ रहा है, लेकिन इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज कहां पर मिलेगी, चैप्टर 6 में, जैसा कि तुम्हें अब मिल रही है। तो एक रिएक्शन लिखना मत भूलना, बोर्ड पे देखो, बस रिएक्शन लिखने में कोई बड़ी बात नहीं है अगर एक बार समझ में आ गई तो देखो C6H12O6, इसका नाम तुम्हें मालूम है पहले से, ये क्या माना जाता है, हमारा ग्लूकोज। और तुम्हें मालूम है हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। तो ऊपर लिखना, देखो ऑक्सीजन क्या है, रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड का मतलब समझते हो, ये ऐसा रेस्पिरेशन पढ़ा रहा हूं मैं इस समय, अभी मैं कौन सा वाला पढ़ा रहा हूं, एरोबिक। तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी ना, मतलब ऑक्सीजन क्या है, रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड का मतलब होता है जरूरत पड़ना, ठीक है। और बताओ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया किसके अंदर होती है, तुम्हें ये बात याद होनी चाहिए। मान लो ये पूरा सेल है और सेल के अंदर ऑर्गेनेल बनी हुई है जगह जगह, लेकिन ये पूरा एरिया क्या होता है, ये सारा एरिया होता है साइटोप्लाज्म। याद आई है बात या नहीं, मैं बता देता हूं। देखो सेल के अंदर का जितना भी ये सारा एरिया होता है ना, ये पूरा का पूरा एरिया क्या होता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। और साइटोप्लाज्म के अंदर ही कौन सी ऑर्गेनेल होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ध्यान रखना ऑक्सीजन की जरूरत तो है, लेकिन ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस किसके अंदर हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। भाई बोर्ड पे देखो, जब ऑक्सीजन सेल के अंदर आएगी, ग्लूकोज सेल के अंदर आएगा, तो सबसे पहले तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही आएगा ना। साइटोप्लाज्म के अंदर आने के बाद तब जाता है, और मान लो ये रही ऑर्गेनेल, देखो ये जो मैंने बोल्ड कर दिया ये है ऑर्गेनेल, क्या है ये, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। पहले ऑक्सीजन अंदर आई, पहले ग्लूकोज अंदर आया, अंदर आने के बाद कहां पर गया, तब गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, पहले नहीं गया, पहले साइटोप्लाज्म के अंदर गया फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो थोड़ा बहुत तो साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रोसेस हो चुका है, ठीक है। अब ये प्रोसेस बाकी का किसके अंदर होएगा, बाकी का रेस्पिरेशन का प्रोसेस होएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो बीच में एक वर्ड डाल देना, एरो के बिल्कुल बीचों बीच, पायरियोवेट। और तुम्हें मालूम है पायरियोवेट किसके अंदर होता है, कौन सी ऑर्गेनेल के अंदर होता है, ये भी मैंने बताया था। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक चिपचिपा गाढ़ा लिक्विड होता है, विस्कस लिक्विड, जो कि किसके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। नीचे लिख लेना ब्रैकेट में, मतलब पायरिवेट जो लिक्विड होता है, चिपचिपा जो लिक्विड होता है, वो किसके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। देखो पहले ग्लूकोज को ऑक्सीजन की जरूरत थी, साइटोप्लाज्म में मिल गई, फिर ये कहां पर एंटर करा, पायरियोवेट के अंदर। पायरियोवेट के बाद फिर एक एरो बनाओ, दो एरो आएंगे इस वाली रिएक्शन में, जितने भी मैं एग्जांपल लिखाऊंगा ना, दो एरो आएंगे। रेस्पिरेशन की जितनी भी रिएक्शन है सब में दो एरो आएंगे। देखो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि टुकड़ों में हो रहा है प्रोसेस, एकदम से नहीं हो रहा। भाई ऐसा होता है क्या, ग्लूकोज लिया एनर्जी मिल गई, नहीं, वो फूड धीरे 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 किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में। पहले फूड का कंप्लीट क्या होगा, न्यूट्रिशन होगा, डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, फिर हम रेस्पिरेशन में वो उस फूड का इस्तेमाल करेंगे। बताओ ये ग्लूकोज मिला कहां से, क्या ग्लूकोज के अंदर पैदा हो रहा है अपने आप, नहीं, ग्लूकोज अपने आप नहीं बन रहा। ये ग्लूकोज हमें किससे मिला है, न्यूट्रिशन से। ऑक्सीजन हमें किससे मिल गई, ब्रीथिंग से। ऑक्सीजन और ग्लूकोज ने मिलकर क्या दी बॉडी को, एनर्जी, और एनर्जी यूं ही मिल गई। ये प्रोसेस किसके अंदर हो रहा है, सेल में। ये बात तो तुम जानते हो भाई, हर प्रोसेस सेल के अंदर ही हो रहा है। कौन सा ऑर्गन है जो सेल से नहीं बना, पूरी बॉडी सेल से बनी है, तो भाई सेल से ही होगा सारा काम, और किससे होएगा, ठीक है, बैटरी से तो होगा नहीं। तो पायरियोवेट के अंदर बाकी का काम होता है, तब जाके हमें मिलती है CO2, तब जाके हमें मिलता है वाटर, और एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या मिलती है, एनर्जी। देखो मैंने प्लस करके एनर्जी नीचे लिखा है,
क्योंकि मेरे पास इधर स्पेस कम है, शायद H2O दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। तो देखो थोड़ा बहुत दिख रहा है, लेकिन तुम थोड़ा छोटा छोटा लिखोगे तो एक ही लाइन में इक्वेशन आ जाएगी, ऐसी बात नहीं है। मैंने तो काफी बड़ा बड़ा लिखा है। देखो कैसे करना है, बोर्ड पे देखो। पहले ग्लूकोज लिखना, बीच में एरो बना के ऊपर लिखना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। देखो ऐसे भी लिख सकते हो, ऑक्सीजन प्रेजेंट, एक ही बात है। तुम्हें मालूम ही है एरोबिक रेस्पिरेशन बिना ऑक्सीजन के तो होता नहीं है, तो ऑक्सीजन प्रेजेंट बोलो या ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बोलो, एक ही बात है। नीचे लिख देना साइटोप्लाज्म, क्योंकि ये आधा प्रोसेस किसके अंदर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। बाद में एंट्री मिलती है इसको किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी एक लिक्विड होता है, एक बहुत ही गाढ़ा चिपचिपा लिक्विड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पायरियोवेट। तो ऊपर तो लिखना पायरियोवेट। मेनली ये काम किसके अंदर होता है, पायरियोवेट में, जो कि किसके अंदर मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। बाद में जाके CO2 H2O और एनर्जी मिलती है। तो उम्मीद है रेस्पिरेशन समझ में आया। हमारे अंदर एरोबिक कैसे होता है, हमारे अंदर एनएरोबिक भी होता है, लेकिन वो मैं अभी नहीं पढ़ा रहा, वो मैं कब पढ़ाऊंगा, जब मैं एनएरोबिक शुरू कराऊंगा। अभी एरोबिक चल रहा है, ठीक है। तो ये सारी बातें तुमने नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट में लिखी है। अगर एक्सप्लेन करने को आ जाता है ना, एक्सप्लेन एरोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, पहले तो डेफिनेशन लिख देना, नोट का फर्स्ट पॉइंट लिख देना, 3 नंबर तुम्हारे हुए, ठीक है। अब बस सेकंड पॉइंट लिखो नोट के अंदर और फिर एरोबिक की कहानी खत्म। तो लिखो सेकंड पॉइंट के अंदर। तो ध्यान रखना, जिन ऑर्गेनिज्म में ये वाला रेस्पिरेशन होता है, रिएक्शन कॉपी कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, कई बार पेपर में आ चुकी है। अभी मैं डायग्राम बनवाऊंगा जो तुम्हारी बुक के अंदर दे रखा है, ठीक है, वो वाला नहीं, लंग्स वाला नहीं, चार्ट बनवाऊंगा। वो चार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेशन का, लंग्स वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इंपॉर्टेंट चार्ट है, कई बार आ चुका है अब तक 5 नंबर में। खैर मैं अभी जब बनवाऊंगा तब बातें करूंगा। पहले इस बात का ध्यान रखो, जिन ऑर्गेनिज्म में कौन सा रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक। जिन ऑर्गेनिज्म में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उन ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है एरोब्स, और जिन ऑर्गेनिज्म में एनएरोबिक होता है उनको क्या बोला जाता है, एनएरोब्स। लेकिन उसकी बातें अभी नहीं करनी है, तो सेकंड पॉइंट में लिख लो, लिखो मतलब जो ऑर्गेनिज्म इस वाले रेस्पिरेशन को फॉलो करते हैं, जैसे कि हम लोग, जैसे कि एनिमल्स, जैसे कि प्लांट, ठीक है, सॉरी प्लांट। तो लिखो द ऑर्गेनिजम्स which follow aerobic respiration, the organisms which follow aerobic respiration, the organisms which follow aerobic respiration are known as एरोब्स। उनको हम क्या बोलते हैं, एरोब्स, आर नोन एज एरोब्स। अब कहानी आएगी एनएरोबिक रेस्पिरेशन की, ठीक है। जैसा कि तुम्हें मैंने रफ आइडिया पहले ही बता दिया है, एनएरोबिक तब होता है जब ऑक्सीजन नहीं मिलती है, ठीक है, या तो ऑक्सीजन ना मिले या फिर ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो लिखो कैपिटल बी, कैपिटल बी है हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तुम लोग पूरा लिखना, मैंने फिर से शॉर्ट में AR लिख दिया, लेकिन पहले वाला AR एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए था, दूसरा वाला AR एनएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। तुम लोग पूरा लिख लोगे तो समझ में आ जाएगा। तो मुझे बताओ, ये वाला रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है या ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, एब्सेंस में होता है ना, तभी तो एनएरोबिक है। तो लिखो इट इज अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच अकर्स, इट इज अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस वर्ड पर अंडरलाइन कर लेना, अगर ये वर्ड छूट गया पूरी डेफिनेशन खत्म। इट इज अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ
ऑक्सीजन, मतलब जब ऑक्सीजन क्या होती है, एब्सेंट होती है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ध्यान रखना, प्लांट्स है ना, प्लांट को क्या ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है? नहीं, प्लांट को जरूरत पड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड की। वो अपनी एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड से करते हैं, वो अपना न्यूट्रिशन कार्बन डाइऑक्साइड से करते हैं, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ध्यान रखना, लिख लो फॉर एग्जाम्पल, लिखो फॉर एग्जाम्पल। तो तुम्हारी एनसीईआरटी में ना केवल किसका एग्जाम्पल दे रखा है? ईस्ट का, जो कि अपने आप में क्या होता है? एक प्लांट होता है, ईस्ट, मशरूम, इन सब में, ठीक है। तो लिख लो फॉर एग्जाम्पल। देखो, जितनी बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई मैं उससे ज्यादा ही बता रहा हूं, ज्यादा करने का फायदा है नहीं। पढ़ाने को तो मैं हर ऑर्गेनिज्म गूगल पर से देखकर पढ़ा सकता हूं, दुनिया भर के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें एनएरोबिक होता है, लेकिन हम इतना डीपली क्यों पढ़े रेस्पिरेशन? फिर तो किताब लिख सकते हैं रेस्पिरेशन पर। तो जरूरत के हिसाब से जितना जरूरी है 10th क्लास में, उससे ज्यादा मैं तुम्हें दे दूंगा नॉलेज। लिखो फॉर एग्जाम्पल, इन ईस्ट, ब्रैकेट में लिख लेना प्लांट, ताकि तुम्हें भी ध्यान रहे कि ईस्ट भी क्या होता है? एक तरीके का प्लांट, मशरूम वगैरह। इन ईस्ट कॉमा ब्रैकेट में लिख लेना प्लांट। और कभी कभी मैंने बताया था ना, कभी कभी हमारी मसल्स में भी हो जाता है। बताओ, हमारी मसल्स में क्या नॉर्मली होता है? हमारी मसल्स में क्या नॉर्मली एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है? नहीं, हमारी पूरी बॉडी में नॉर्मली एरोबिक होता है। वो तो बाय चांस की बात है, जब हम कोई मेहनत वाला काम करते हैं या ऑक्सीजन पूरी तरह से सप्लाई नहीं हो पाती, या फिर किसी को सांस की प्रॉब्लम होती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट केस है। अगर किसी को ऑक्सीजन सप्लाई लेने में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उसके हाथ पैरों में बहुत दर्द रहता है हमेशा। उन पेशेंट से जाकर पूछो जो सांस नहीं ले पाते हैं ठीक से, उनके हमेशा दर्द रहता है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में लगातार क्या बनता रहता है? लैक्टिक एसिड। वर्ड अंदर याद आया ना, मैंने लैक्टिक एसिड की कहानी बताई थी। तो लिख लेना, ईस्ट में तो ये होता ही है नॉर्मली, लेकिन हमारी मसल्स में भी हो जाता है बाय चांस। तो लिख लो कॉमा, इन अवर मसल ऑल्सो, इन अवर मसल्स ऑल्सो, मतलब हमारी मसल्स में भी कभी कभी हो जाता है। इन अवर मसल्स ऑल्सो, ठीक है। तो रिएक्शन की बारी है, तो बढ़िया रहेगा कि नोट में लिखो, है ना, नोट में अच्छा लगता है। नोट किसको अच्छे नहीं लगते आजकल? तो लिखो नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट। देखो, कुछ नहीं लिखना, सीधा रिएक्शन लिखो। पहले मैं लिखवाऊंगा ईस्ट की, क्योंकि एनाएरोबिक मेनली प्लांट्स में ही होता है। तो पहले ईस्ट की बारी आएगी, फिर हम अपने मसल्स की बात करेंगे। तो लिखो ईस्ट के लिए। तो देखो, ग्लूकोज तो उसके लिए भी ग्लूकोज ही है। देखो ध्यान रखना, ग्लूकोज का सिंबल प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, पैरामीशियम हो, प्रोटोजोआ हो, अमीबा हो, दुनिया का कोई सा भी छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म, दुनिया का कोई सा भी बड़े से बड़ा ऑर्गेनिज्म, हमेशा ग्लूकोज का सिंबल यही होता है। भाई सबके लिए नया नया ग्लूकोज थोड़ी ना लाएंगे, ठीक है। तो वो भी ग्लूकोज लेता है, लेकिन ये काम किसके अंदर होता है? ईस्ट में। तो ऊपर लिख देना इन ईस्ट, ठीक है। और बताओ, ऑक्सीजन की जरूरत है क्या? ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है ना, ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है। तो नीचे लिख देना ऑक्सीजन एब्सेंट, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड, इतना बड़ा वर्ड लिखने से क्या फायदा? ये लिख दो ऑक्सीजन एब्सेंट, है ना। तो देखो, ईस्ट के अंदर ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, तब इसका रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। और एक बात ध्यान रखना, जब हम ईस्ट की बात कर रहे हैं ना, तो ईस्ट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत नहीं पड़ती है। जो पायरियोवेट होता है ना, वो डायरेक्टली किसके अंदर मिल जाता है? साइटोप्लाज्म में। तो तुम लिख सकते हो, इसका सीधा डायरेक्ट प्रोसेस किसके अंदर होता है? पायरियोवेट में। और पायरियोवेट मतलब साइटोप्लाज्म। ध्यान से सुनो, जब हमने अपनी बात करी थी, हम पहले किसके अंदर एंटर करते हैं? साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म के बाद किस में एंट्री मिलती है? पायरियोवेट में, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में। मतलब हमारा रेस्पिरेशन थोड़ा बहुत किसके अंदर हो रहा है? साइटोप्लाज्म के अंदर। और थोड़ा बहुत किसके अंदर हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। लेकिन ईस्ट के केस में डायरेक्ट एंट्री किसके अंदर मिलती है? पायरियोवेट में।
और पायरियोवेट इसका साइटोप्लाज्म के अंदर ही मिल जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत नहीं पड़ती। तो ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। ईस्ट के अंदर डायरेक्ट सारा प्रोसेस किसके अंदर हो जाता है, पायरियोवेट, और पायरियोवेट किस में मिलता है, साइटोप्लाज्म के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। और हाँ, लेकिन यहां पर एक चीज जरूर होती है, धीरे धीरे जो ग्लूकोज होता है ना, धीरे धीरे जो ग्लूकोज होता है वो फर्मेंट होने लगता है, एनर्जी मिलने लगती है। तो एक प्रोसेस और बनता है यहाँ पर, फर्मेंटेशन। वैसे देखो फर्मेंटेशन का मतलब होता है सड़ना, लेकिन यहाँ पर सड़ना वर्ड नहीं आएगा। फर्मेंटेशन का मतलब है कि ग्लूकोज से जो भी उसको सब्सटेंस चाहिए वो उसको मिल रहे हैं, कंप्लीट हो रहा है प्रोसेस। ठीक है। फर्मेंट का मतलब होता है लगभग बनना। ठीक है। तो ऊपर लिख लेना फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन सुना होगा साइंस में ये वर्ड, फर्मेंटेशन। और फिर से नीचे लिख लेना, अभी भी ऑक्सीजन क्या है, एब्सेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत पूरे रेस्पिरेशन में होती ही नहीं है। ठीक है। अब देखते हैं इसको क्या क्या मिलता है। भाई हमें क्या मिलता था, हमें तो मिलती थी कार्बन डाइऑक्साइड, हमें क्या मिलता था, वाटर, हमें क्या मिलती थी, एनर्जी। लेकिन इसके कंपोनेंट अलग है भाई, ईस्ट की मैकेनिज्म, ईस्ट का मशीनरी, ईस्ट के सब्सटेंस अलग होते हैं। तो हमारा अंदर सिस्टम अलग है, उसके अंदर का सिस्टम अलग है। तो उसके कंपोनेंट ये नहीं है, उसके कंपोनेंट होते हैं ये। तो देखो अब एरो बना के वो लिखना है जो इसको रेस्पिरेशन से मिला है। तो देखो उधर तो स्पेस है नहीं, तुम्हें ध्यान है ना, मैं इधर लिखने वाला हूं, मैं इधर ना लिखकर सीधा नीचे लिख रहा हूं, तुम्हें वहीं से कंटिन्यू करना है, एरो के बाद से लिखना शुरू कर देना। तो देखो पहला कंपोनेंट मिलता है C2H5OH। इसके बारे में ज्यादा नॉलेज तुम्हें तब मिलेगी जब मैं तुम्हें चैप्टर 4 पढ़ाऊंगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। हाँ, इसका नाम लिख लो, इसको बोलते हैं एथिल एल्कोहल। और एल्कोहल सुना होगा तुमने, ठीक है ना, एल्कोहल सुना होगा, ये होता है एथिल एल्कोहल, या फिर इसको एथाइल एल्कोहल भी बोलते हैं। खैर ये होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, और ये बनता कैसे है, सारी बातें हैं तुम्हारी क्लास में, ऐसी बात नहीं है, सारी बातें हैं, लेकिन चैप्टर 4 में। अभी इसकी जरूरत नहीं है, बस अभी तो ये ध्यान रखो, ईस्ट अपने ग्लूकोज को पायरियोवेट के अंदर ले जाकर किस में कन्वर्ट कर लेता है, एथिल अल्कोहल में। मतलब उसको एक तरीके से फूड किससे मिलता है, इसी से मिल रहा है, एनर्जी किससे मिलती है, इसी से मिल रही है ईस्ट को। हमारे अंदर हो जाए हमें तो नुकसान कर जाएगा, ये एथिल अल्कोहल है ये, अगर इसकी मात्रा हमारे अंदर पहुंचा दी जाए थोड़ी बहुत भी तो नुकसानदायक है हमारे लिए, वो तो ईस्ट के लिए सही है। ठीक है। और एक कंपोनेंट नॉर्मली इसको भी चाहिए होता है, वाटर, जैसा कि हम लोगों को भी चाहिए। और एक चीज जरूरी है भाई, रेस्पिरेशन से एनर्जी नहीं मिली तो फिर क्या मिला, तो एक कंपोनेंट यहां पर भी है, एनर्जी। ठीक है, क्लियर हो गया। ईस्ट में मैं एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगा, ऐसे इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो ग्लूकोज से ये डायरेक्टली ईस्ट के अंदर काम चलता है और बिना ऑक्सीजन के काम चलता रहता है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। इसको डायरेक्ट किस में एंट्री मिल जाती है, पायरियोवेट में, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर। ईस्ट के अंदर जो पायरियोवेट होता है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं होता है, वो ऐसे ही फैला हुआ होता है, लिक्विड। ध्यान से सुनना, उसका पायरियोवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं होता, इसी तरह से फैला हुआ होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ये मत सोचो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है या नहीं होता है, ये सोचो इसका पायरियोवेट डायरेक्टली किस में मिल जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। मतलब ईस्ट का प्रोसेस किसके अंदर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। और जब साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज जाता है तो वो धीरे धीरे सड़ने लगता है, मतलब कन्वर्ट, सड़ने का मतलब ये नहीं खराब हो जाता है, सड़ने का मतलब ये धीरे धीरे डाइजेस्ट या धीरे धीरे उसको एब्जॉर्ब किया जा रहा है। ठीक है, उसको, उससे एनर्जी बनाई जा रही है, उससे कंपोनेंट बनाए जा रहे हैं। तो देखो जब ये हो जाता है तो उसको मिलता है एथिल अल्कोहल में। ध्यान रखूंगा, एक नंबर में क्वेश्चन आता है, एक नंबर में क्वेश्चन आता है, एथिल अल्कोहल कौन से वाले रेस्पिरेशन में पाया जाता है, एरोबिक या एनएरोबिक। तो तुम्हें एग्जांपल देना है एनएरोबिक का, रिएक्शन नहीं लिखनी, बस एक वर्ड लिखना है एनएरोबिक। क्वेश्चन आता है कि कौन सा रेस्पिरेशन ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो तुम्हें फिर से क्या एग्जांपल देना है, एनएरोबिक। ये वाला प्रोसेस सिर्फ किसके अंदर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने मसल्स की।
तो देखो जरूरी नहीं है ईस्ट में बैक्टीरिया भी होते हैं, कुछ एल्गी भी होती है जिनके अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है। तो ये बात तुम नोट के सेकंड पॉइंट में लिख लो कि जर्नली ये वाला प्रोसेस और किन किन में होता है। देखो सारे ऑर्गेनिज्म तो पढ़ नहीं सकते, थोड़े बहुत ही पढ़ रहे हैं, तो लिखो पहले तो ये लिख लो इस प्रोसेस को ये भी कहते हैं, तो लिखो क्योंकि इसके अंदर फर्मेंटेशन किया जाता है इसलिए इसको कहा जाता है फर्मेंटेशन। तो लिखो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फर्मेंटेशन, this is also called fermentation, this is also called fermentation। तो इसको fermentation भी कहते हैं, this is also called fermentation। और जरूरी नहीं है ये सिर्फ ईस्ट में हो, कुछ छोटे मोटे एनिमल भी ऐसे होते हैं जिनमें ये होता है बाय चांस। तो लिख लो इट इज फाउंड इन लोअर एनिमल्स, लोअर का मतलब होता है निम्न, छोटी जाति के या छोटे। इट इज फाउंड इन लोअर एनिमल्स, लोअर एनिमल्स मतलब बैक्टीरिया, अमीबा, इन सब में। इट इज फाउंड इन लोअर एनिमल्स लाइक एनएरोबिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो क्या होते हैं एनएरोबिक, क्योंकि ध्यान रखना हर बैक्टीरिया एनएरोबिक नहीं होता, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, मतलब कौन सा रेस्पिरेशन एरोबिक। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब एनएरोबिक। तो मैंने कौन सा वर्ड बोला है एनएरोबिक बैक्टीरिया, सिर्फ उन्हीं बैक्टीरिया में ही तो होगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो एनएरोबिक होंगे। तो लिख लो इट इज फाउंड इन लोअर एनिमल्स लाइक, इट इज फाउंड इन lower animals like anaerobic bacteria and yeast अब लिखो थर्ड पॉइंट मसल्स में कैसे होता है। तो देखो मसल्स का तो इतना एक्सप्लेन नहीं किया गया है तुम्हारी बुक के अंदर भी, तो मैं भी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस तुम्हें इतनी बात मालूम है, एक बात तुम्हें जरूर मालूम है कि क्या बनता है लैक्टिक एसिड। तो लिखो थर्ड पॉइंट, देखो डायरेक्ट लिखवा रहा हूं सीधा, इसमें कोई बहस वाली बात नहीं है। ग्लूकोज, और मैंने बताया था एनएरोबिक डायरेक्टली किस में एंटर करता है पायरुवेट में, कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, डायरेक्टली एनएरोबिक रेस्पिरेशन को किस में एंट्री मिलती है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो लिख लो ग्लूकोज डायरेक्टली किस में एंटर करेगा पायरुवेट में, कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। पायरुवेट मतलब साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म मतलब पायरुवेट, और डायरेक्टली पायरुवेट में एंट्री करने के बाद क्या कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड। तो देखो तुमने देखा होगा कि मैंने एनएरोबिक रेस्पिरेशन मसल्स में इतना एक्सप्लेन ही नहीं करा क्योंकि बुक के अंदर इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, इतना काफी है। तुम भी ऐसे लिख लो, देखो ग्लूकोज डायरेक्टली किस में एंट्री कर जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर, ध्यान सुनना, ईस्ट के अंदर भी डायरेक्टली किस में एंट्री मिलती है साइटोप्लाज्म के अंदर, मसल्स के अंदर भी डायरेक्टली किसके अंदर एंट्री मिलती है साइटोप्लाज्म के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, उसको माइटोकॉन्ड्रिया की कोई जरूरत नहीं होती। अब तुम सोच रहे होंगे माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत नहीं होती तो पायरुवेट के अंदर क्यों गया वो, तो ध्यान रखना पायरुवेट डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर उन्हें मिल जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर भी पायरुवेट होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज किस में एंटर करता है पायरुवेट में, और बाद में एंट्री मिलती है लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिसकी वजह से पेन होता है, इरिटेशन होती है, जलन होता है, दर्द होता है, ठीक है। तो ये लिख लेना रिएक्शन, और नीचे रिएक्शन लिखने के बाद नीचे लिखना रिएक्शन क्या है, बस लॉजिक है, रिएक्शन थोड़ी ना है, लॉजिक है बस। तो लिख लो दिस इज अ केस, लिखो दिस इज अ केस of our muscles, this is a case of our muscles। तो ये वो केस है जो हमारे मसल्स में हो जाता है लेकिन बाई चांस, तो इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। विशेष सूचना, यदि वीडियो के दौरान तुम कोई बात करते हो, बातें करने की वजह से यदि कोई टॉपिक या कोई बात छूट जाती है तो वीडियो को रिपीट या बैक नहीं किया जाएगा, उस स्थिति में वो टॉपिक तुम्हारा छूट जाएगा
यदि बात करते हुए मैं तुम्हें देख लेता हूं तो तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी, तुम्हें पनिश कर दिया जाएगा। तो देखो दोनों तरह का रेस्पिरेशन अब हमें काफ़ी अच्छे से आ गया है, ठीक है। तो अब हम करेंगे इन दोनों का डिफरेंस, थोड़ा सा कंपैरिजन ही हो जाएगा, और क्या है, थोड़ा सा कंपैरिजन हो जाता है, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा काम थोड़ी ना करा हमने, कंपैरिजन हो जाता है बस, और थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाती है, कंपैरिजन करने से जो है सही समझ में आने लगती हैं बातें। तो उस काम के लिए थोड़ा सा काम कर ही लेते हैं, ठीक है। तो एक हेडिंग रहने दो, एक सब हेडिंग बना दो, बस ये लिख देना डिफरेंस, और ये मत लिखना किसका डिफरेंस है, भाई सीधी सी बात है, अभी हम दो रेस्पिरेशन पढ़कर आए हैं, एरोबिक और एनएरोबिक, तो उसी का ही रेस्पिरेशन करेंगे, ठीक है। तो बना दो फटाफट से टेबुलर, जब भी डिफरेंस बनाओ हमेशा टेबल में बनाओ, टेस्ट हो चाहे पेपर हो, लिखना एक में एरोबिक और एक में लिखना है एनएरोबिक। तो देखो मैंने बड़े शॉर्ट में लिख दिया, तुम लोगों को पूरा लिखना है एरोबिक और एनएरोबिक। तो लिखो एरोबिक के लिए मुझे बताओ, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होता है एब्सेंस में, प्रेजेंट में, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होता है एब्सेंस में, एब्सेंस में लिखो पहला डिफरेंस। भाई जब हमने इतनी बातें पढ़ ली तो डिफरेंस नहीं बना सकते, बड़ा लिखवा तो बस मैं इसलिए रहा हूँ ताकि प्रॉपर तुम्हें ध्यान रहे कि भैया ने डिफरेंस भी लिखवाया था, वरना बनाने को तो तुम खुद से भी बना सकते हो, 3-3 पॉइंट तो तुम्हें याद ही हो गए इनके बारे में। तो लिखो पहले, लिखो दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन अकर्स, पहले तो मैं डेफिनेशन ही लिखवा रहा हूँ, दिस टाइप ऑफ respiration occurs in the presence of oxygen, this type of respiration occurs, this type of respiration occurs in the presence of oxygen, in the presence of oxygen। और उस साइड लिखो, तुम खुद से बना सकते हो वैसे तो, लेकिन ध्यान से सुनते रहो लिखते रहो, this type of respiration occurs, this type of respiration occurs in the absence of oxygen, in the absence of oxygen, this type of respiration occurs in the absence of oxygen। दूसरा डिफरेंस मुझे बताओ, एरोबिक से हमें क्या क्या मिलता है, एरोबिक से हमें मिलती है CO2, वाटर, एनर्जी, ठीक है। और एनएरोबिक से क्या क्या मिलता है, एनएरोबिक से मिलता है एथिल अल्कोहल, सुना था ना, अगर नहीं है ध्यान तो देख सकते हो, एनएरोबिक रेस्पिरेशन देखो, एथिल अल्कोहल मिलता है, ठीक है, वाटर मिलता है, लैक्टिक एसिड मिलती है, एनर्जी तो खैर मिलती है ना, एनर्जी तो मिलेगी ही मिलेगी, रेस्पिरेशन है, लेकिन यहाँ पर लैक्टिक, मैंने दोनों के है ना, लैक्टिक एसिड मिलता है, एथिल अल्कोहल मिलता है, वाटर मिलता है, और एरोबिक से सिर्फ CO2, वाटर और एनर्जी। तो लिखो सेकंड पॉइंट, लिखो इन दिस रेस्पिरेशन CO2 एंड वाटर formed, in this respiration CO2 and water मतलब H2O, in this respiration CO2 and water formed, formed का मतलब है बनता है, ठीक है। बोर्ड पे लिख देता हूँ स्पेलिंग, कुछ लोग फॉर्म बना देते हैं इसको, फॉर्म नहीं करना, फॉर्म्ड है, फॉर्म्ड। इन दिस रेस्पिरेशन CO2 एंड वाटर फॉर्म, उस साइड लिखो इन दिस, तुमने देखा मैंने एनर्जी की बात नहीं करी है ना, भाई एनर्जी तो कॉमन है, एनर्जी नहीं मिलेगी तो रेस्पिरेशन किस बात का है, तो एनर्जी को लिखो या मत लिखो, वैसे इसलिए नहीं लिखवाया है, एनर्जी जो है अगले पॉइंट में आने वाला है, ठीक है, अभी नहीं लिखवाया, मतलब अगला डिफरेंस बनेगा एनर्जी के बेस पर, और वो क्या बनेगा वो मैं भी बताता हूँ। तो लिखो पहले उस साइड लिखो, एनएरोबिक के लिए लिखो इन दिस रेस्पिरेशन, इन दिस रेस्पिरेशन एथिल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड, इन दिस रेस्पिरेशन एथिल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड फॉर्म्ड, इन दिस रेस्पिरेशन एथिल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड फॉर्म्ड। थर्ड लिखो, तीसरा डिफरेंस देखो, ध्यान रखना एनर्जी यहाँ पर भी निकल रही है, एनर्जी यहाँ पर भी निकल रही है, लेकिन इस वाले रेस्पिरेशन से एनर्जी ज़्यादा बनती है, हमेशा ध्यान रखना,
एनर्जी का अमाउंट जो होता है ना वो इस वाले रेस्पिरेशन से अच्छा खासा होता है, इसमें इतना दम नहीं होता, इससे कम एनर्जी मिलती है और इस वाले रेस्पिरेशन से ज़्यादा मिलती है। ऐसा क्यों होता है? एरोबिक से ज़्यादा क्यों मिलती है और एनएरोबिक से कम क्यों मिलती है? ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में कई बार, मैं प्रॉपर सॉल्व करा दूंगा और समझ में भी आ जाएगा, लेकिन पहले डिफरेंस लिख लो कि यहाँ पर ज़्यादा और वहाँ पर कम। तो लिखो थर्ड पॉइंट लिखो, द रिलीजिंग एनर्जी, रिलीजिंग मतलब निकलने वाली एनर्जी, बोर्ड पे लिख देता हूँ मैं रिलीजिंग की स्पेलिंग, देखो ये रही, द रिलीजिंग एनर्जी इज लार्ज, मतलब जो एनर्जी यहाँ पर निकल रही है वो लार्ज है, मतलब बहुत सारी है। द रिलीजिंग एनर्जी इज लार्ज, और उस साइड लिखो द रिलीजिंग एनर्जी इज लेस, द रिलीजिंग एनर्जी इज लेस, या फिर हम कह सकते हैं स्मॉलर क्वांटिटी, मतलब कम क्वांटिटी में बनती है। द रिलीजिंग एनर्जी इज लेस। अब लास्ट मुझे बताओ, जब मैंने एरोबिक पढ़ाया था तो मैंने एरोबिक में दो बातें बोली थी कि ये वाला प्रोसेस एरोबिक वाला थोड़ा बहुत किसके अंदर होता है, साइटोप्लाज्म में, और थोड़ा बहुत किसके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन ईस्ट में और मसल्स में डायरेक्टली ये किस में एंटर करता है, पायरियोवेट में। मैंने बताया था ना, मैं इस बात पर वहां पर भी जोर दे रहा था। एरोबिक तो दो के अंदर होता है, ये वाला रेस्पिरेशन दो के अंदर होता है, पहले साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, लेकिन ये डायरेक्टली किसके अंदर जाता है, पायरियोवेट में। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर ही पायरियोवेट फैला हुआ होता है इसके केस में, ठीक है, तो उसको पायरियोवेट वहीं पर मिल जाता है, यानी कि ये वाला रेस्पिरेशन डायरेक्टली किस में होता है, पायरियोवेट में। पायरियोवेट मतलब साइटोप्लाज्म में। तो लिखो पहले एरोबिक के लिए लिखो इट अकर्स पार्टली इन साइटोप्लाज्म, पार्टली का मतलब होता है थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत तो ये होता है साइटोप्लाज्म के अंदर और थोड़ा बहुत होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो लिखो इट अकर्स पार्टली इन साइटोप्लाज्म, इट अकर्स पार्टली इन साइटोप्लाज्म एंड पार्टली इन माइटोकॉन्ड्रिया, इट अकर्स partly in cytoplasm and partly in mitochondria, partly in cytoplasm and partly in mitochondria। और anaerobic के लिए लिखो it occurs in साइटोप्लाज्म ओनली। ध्यान रखना यहाँ पर साइटोप्लाज्म का मतलब क्या है, पायरियोवेट, मतलब डायरेक्टली उसको पायरियोवेट किसके अंदर मिल जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। लिखो इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म ओनली, इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म ओनली, डायरेक्टली किसके अंदर मिल जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म ओनली, ठीक है। तो देखो रेस्पिरेशन के बारे में बहुत सारी नॉलेज हो गई है, अब कुछ और बातें करेंगे। तो देखो मेरे को और भी बहुत सारी बातें लिखवानी है रेस्पिरेशन से संबंधित, क्योंकि बेशक ये एक छोटा लाइफ प्रोसेस है लेकिन इतना भी छोटा नहीं है कि इतनी जल्दी खत्म करवा दूं। मतलब वैसे नहीं कि मैं जबरदस्ती करवा रहा हूं, भाई तुम्हारी एनसीईआरटी में दे रखा है उतना ही करा रहा हूं, ज्यादा नहीं करा रहा, एनसीईआरटी से बिल्कुल भी ज्यादा नहीं करा रहा मैं, ठीक है, लेकिन जितना एनसीईआरटी का उतना तो करना पड़ेगा। तो अगर रेस्पिरेशन से संबंधित अगर हमें और बातें करनी है, अभी तो हमने रेस्पिरेशन प्रोसेस पढ़ा है, होता क्या है, ह्यूमन बीइंग के अंदर कैसे काम करता है, ठीक है, प्लांट के अंदर कैसे काम करता है, ये थोड़ी ना पढ़ लिया अभी हमने प्रैक्टिकली पढ़ा ही कहाँ है, ठीक है। खैर रेस्पिरेशन से संबंधित कुछ एडिशनल बातें और करेंगे, तो तुम लिख सकते हो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रेस्पिरेशन। तो हेडिंग बना दो इसके लिए, अगला ये लिखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर रेस्पिरेशन, जिससे तुम रेस्पिरेशन को और अच्छे से समझ पाओगे। अगर ये फैक्ट को पढ़ोगे तो इन फैक्ट के आधार पर तुम रेस्पिरेशन को और अच्छे से सीख पाओगे और समझ पाओगे। तो तुम्हें ये तो पता चल गया कि रेस्पिरेशन दो तरह का होता है और लगभग सभी ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन पाया जाता है, लेकिन एक बात तुम्हें मालूम हो गई होगी कि रेस्पिरेशन का सबसे इम्पोर्टेंट और मेन कंपोनेंट, रेस्पिरेशन का सबसे इम्पोर्टेंट और मेन कंपोनेंट क्या होता है तुम्हारा, एनर्जी। एनर्जी ही इसका असली उद्देश्य होता है, ठीक है। तो कुछ बातें लिखेंगे, ध्यान रखना। अब हम कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं।